हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक कविता है जिसका नाम है ऑड टू द वेस्ट विंड। ये एक महान कवि रहे हैं, पी.बी. शैली, पर्सी बीसी शैली, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये कविता लिखी है फ्रेंड जिसका नाम है ऑड टू द वेस्ट विंड। ये एक वर्ल्ड फेमस या पी.बी. शैली की भी कहा जाए तो ये इनके जीवन की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचनाओं में से एक। इनकी तस्वीर को आप देख सकते हैं, आपके सामने एक इमेज है। ये इस तरह से दिखाई देते थे। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं करी अपने जीवन काल में। हालांकि बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। फ्रेंड, पी.बी. शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ था, यानी काफी पुराने पोएट हैं ये। आप मान के चलिए, देखिए अभी हम चल रहे हैं 2025 और 1792 यानी लगभग 200 साल पुराने। तो बहुत ही पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी कविताएं आप सोचिए 200 साल बाद भी आज पढ़ी जाती हैं। तो इससे इनकी महानता की आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ग्रेट पोएट रहे होंगे। इनका जन्म फ्रेंड फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम, ससेक्स, जो इंग्लैंड में, ये वहां पे इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, पी.बी. शैले एल्डेस्ट सन थे, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। इनके पिता टिमोथी शैले इनके सबसे बड़े पुत्र थे। इसके अलावा एक भाई और 4 बहनें और थी इनकी। इनके पिता का नाम था टिमोथी शैले। मदर का नाम था फ्रेंड एलिजाबेथ शैले। पी.बी. शैले के ग्रैंडफादर फ्रेंड बहुत ही रिच फैमिली से थे, यानी अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। इसके अलावा राजनीति में सक्रिय थे, पार्लियामेंट में भी थे। हमने देखा फ्रेंड कि 8 जुलाई 1822 को अपने 30वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही, जब पी.बी. शैले जो है लौट रहे थे लेगहॉर्न से ला स्पेजिया इटली की ओर, लेगहॉर्न से ला स्पेजिया इटली की ओर लौट रहे तो तूफान आ गया। वो तूफान आ गया और इनकी जो नाव थी जिसमें वो सवार थे, इसका नाम भी याद रखिए, द डॉन जुआन। इस बोट में ये सवार थे और उस बोट के डूबने से इनकी मृत्यु हो गई देती है। फ्रेंड, जब पी.बी. शैले का क्षत विक्षत शरीर मिला तो इटली का उस समय का कानून ऐसा था कि ऐसे व्यक्ति को दफनाया नहीं जाता था और उसको वहीं समुद्र के किनारे पर ही जला करके नष्ट कर दिया जाता था। यानी उनका क्रिमेशन जो होता था, अंतिम संस्कार जो होता था, इस तरह की लाश कोई मिलती थी उसे वहीं पे जलाया जाता था, जैसे हिंदुओं में किया जाता। जब इनकी लाश मिली तो उसे आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये हालांकि फोटोग्राफ नहीं है, ये एक पेंटिंग है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। इसमें दिखाया गया कि जो है लॉर्ड बायरन और लीग हंट ये उस समय मौजूद थे वहां पर जब इनका क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार किया गया। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है ऑड टू द वेस्ट विंड। फ्रेंड्स, इस पोएम को 1819 में लिखा गया था और ये काफी बड़ी कविता है। इसमें 70 लाइन्स है जो 5 सोनेट सेक्शंस में डिवाइडेड है। ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड जिनको सोनेट के बारे में नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए, सोनेट ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं। इसमें 5 सेक्शंस है जो सोनेट्स में, यानी 70 लाइन टोटल है, 5 सेक्शन है जिसमें सोनेट यानी 14 में 5 भागों में इसको बांटा गया। इसकी थीम की बात करें तो फ्रेंड डेथ, मृत्यु और पुनर्जन्म, रीबर्थ, ये इसकी थीम है। फ्रेंड्स, इस पोएम में एक और खास बात है, इसमें जो लिखने का तरीका जो है उसे कहते हैं टैडजा रीमा। टैडजा रीमा क्या होता है? तो अ फॉर्म फेमसली यूज्ड बाय डेंटे इन डिवाइन कॉमेडी, एक कविता लिखने का एक प्रकार है, एक रचना करने का एक तरीका है जिसे टैडजा रीमा कहा जाता है। आइए पहले इसको समझते हैं कि टैडजा रीमा क्या होता है। तो टैडजा रीमा में 2 चीजें होती है फ्रेंड, एक तो राइमिंग स्कीम जिसे टैड सेट्स कहा जाता है। पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, है ना, पोएम को 5 भागों में डिवाइड करते हैं।
और ईच पार्ट फॉलोज एन इंटरलॉकिंग राइमिंग पैटर्न। इस कविता में क्या होता है, टैर्जा रीमा में 5 भागों में डिवाइड करा जाता है कविता को, और इसकी राइमिंग स्कीम इंटरलॉकिंग होती है। जैसे देखिए ए बी ए, फिर बी सी बी, फिर सी डी सी, डी ई डी, और आखिरी जो पार्ट होता है ई ई। ये इसका लिखने का तरीका होता है, ए बी ए, फिर बी सी बी, फिर सी डी सी, डी ई डी, और लास्ट में रहता है ई ई। फाइनल राइमिंग कपलेट कहा जाता है इसको। ये जो इंटरलॉकिंग स्टाइल है फ्रेंड, ये मेक्स द पोएम फील लाइक द वेस्ट विंड इटसेल्फ। जैसे हवा बहती है, कंटिन्यूअस फ्लोइंग, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, है ना, इस तरह की जैसे हवा स्वच्छंद रूप से बहती है, इस तरह का भाव व्यक्त होता है इससे लिखने से। यहां मीटर की बात करें फ्रेंड, तो आयम्बिक पेंटामीटर, ये मीटर इस्तेमाल किया गया। दिस मीन्स ईच लाइन जनरली हैज 10 सिलेबल, ठीक है ना, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है कि हर लाइन जो रहती है इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें इस तरह का साउंड आता है दादम दादम, जो बीट होता है जैसे हार्ट बीट होती है, इस तरह से। जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, थाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम इज बीइंग। तो ये होता है फ्रेंड टैर्जा रीमा, जो मैंने आपको समझाया अभी। आइए फ्रेंड अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ऑड टू द वेस्ट विंड। तो पहला जो सोनेट है उसे देखते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, थाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, थाउ फ्रॉम दोज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटर। अब इन लाइनों में कवि कह रहा है फ्रेंड, ओ जंगली पश्चिमी हवा, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ जंगली पश्चिमी हवा, तुम शरद ऋतु के अस्तित्व की सांस हो। थाउ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम शरद ऋतु के अस्तित्व की सांस हो। थाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन, जिसकी अदृश्य उपस्थिति से मृत पत्तियां ऐसे भागी चली आती हैं। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लिंग, जैसे कि जादूगर से कोई डर कर कि प्रेत या आत्मा भाग रही हो। देखिए घोस्ट यानी होता है आत्मा, है ना। एनचेंटर का यहाँ जो प्रयोग किया गया, जादूगर या तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, वो जंगली पश्चिमी हवा, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, थाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम शरद ऋतु के अस्तित्व की सांस हो। थाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन, तो तुम्हारी अदृश्य उपस्थिति से जो मरी हुई पत्तियां, लीव्स डेड, है ना, मरी हुई पत्तियां भी इस तरह से भागी चली आती हैं, जैसे कोई जो आत्मा हो जो किसी जादू से छूट करके भाग रही हो या जादूगर से डर करके भाग रही हो। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, pestilence stricken multitudes, O thou, who chariotest to their dark wintry bed। पीली और काली, और पीली हल्का पीला, पेल कलर यानी होता हल्का पीला, सफेद सा होता है, एंड हेक्टिक रेड, और तपते हुए लाल रंग की बीमारी से ग्रस्त भीड़ की तरह। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, pestilence stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed, the winged seeds where they lie could and low। पीली और काली और हल्के पीले रंग की और तपते हुए लाल रंग की, एंड हेक्टिक रेड, देखो तपते हुए लाल रंग की बीमारी से ग्रस्त भीड़ की तरह। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, बीमारी से ग्रस्त भीड़ की तरह, इस तरह से वो भागते हैं मरे हुए। वो तुमको देख करके इस तरह से भागते हैं जैसे कोई भूत हो जो आप जादूगर से डर करके भाग रहा हो।
ओ दाउ चैरियटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड्स। और तुम जो पंख वाले बीजों को, देखिए विंग्ड सीड यानी पंख वाले बीज, और तुम जो पंख वाले बीजों को उनके अंधेरे शीतकालीन बिस्तर तक पहुंचा। विंट्री बेड का मतलब है फ्रेंड शीतकालीन बिस्तर। और तुम जो वो क्या करती हो, पंख वाले बीजों को उनके अंधेरे शीतकालीन बिस्तर तक पहुंचाती हो, डार्क विंट्री बेड, जहां वे ठंडे और नीचे पड़े रहते, वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहां वो ठंड में और नीचे पड़े रहते, ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे कि कोई एक लाश हो। देखिए कॉर्प्स नहीं होता लाश, जैसे कि कोई लाश हो जो अपनी कब्र में पड़ी हो। जब तक कि बसंत की तेरी नीली बहन है ना, अंटिल थाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो। देखिए जब तक कि बसंत का मौसम नहीं आता है तो क्या होता है कि बीज जो है वो ठंड में इस तरह से नीचे पड़े रहते हैं जैसे कि कोई लाश हो जो अपने कब्र में लेटी हुई। और जब तक कि बसंत की तुम्हारी जो बहन है ना, नीली सी बहन है, योर सिस्टर, जब तक कि तुम्हारी बसंत की नीली सी बहन जो है वो बहना शुरू ना हो जाए, until thine as your sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth। जब तक कि तुम्हारी जो नीली सी बहन है वो अपनी सहनाई, देखिए क्लेरियन यानी सहनाई, वो अपनी सहनाई को यानी बिगल को बजाते हुए धरती पर ना आ जाए और धरती को जो है अपने आंचल से भर दे। ये हवा में चरने वाले झुंडों की तरह कोमल कलियों को हाँकते हुए, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। इसका मतलब है फ्रेंड कि हवा में चरने वाले जो फ्लॉक्स रहते हैं, जैसे झुंड रहते हैं जो मवेशियों के, उनको फ्लॉक्स कहा गया। तो हवा में चरने वाले झुंडों की तरह कोमल कलियों को हाँकते हुए, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स। तो ये पंख वाले बीज क्या है, नीचे ठंड में पड़े रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे जैसे कि कोई लाश हो कब्र में लेटी हो, और ऐसे ही लेटे रहेंगे तब तक जब तक कि जो है बसंत का मौसम ना आ जाए। जब बसंत की हवाएं चलने लगेंगी और वो अपनी सहनाई को, अपने बिगल को बजाती हुई नहीं आ जाएंगी। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। मैदानों और पहाड़ियों को जीवित रंगों और सुगंधों से ये जो बसंत की हवा है ये जब चलती है तो ये अपनी सुगंध से भर देती है। वाइल्ड स्पिरिट, ए जंगली आत्मा जो हर जगह विचरण कर रही है, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो हर जगह विचरण कर रही है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, नाशक और रक्षक। हियर ओ हियर, सुनो ओ सुनो। फ्रेंड्स कविता का जो ये हिस्सा है, जो ये सोनेट है, इसका भावार्थ ये कि कवि जो है पश्चिमी हवा को एक शक्तिशाली और देवीय शक्ति के रूप में चित्रित कर रहे हैं। और इसे वो एक जो है इस कविता की जो सबसे खास बात है वो अंत में आप देखेंगे, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, नाशक और रक्षक। तो कवि जो है इस हवा को, ये जो वेस्ट विंड है, इसे वो कह रहे हैं कि ये नाशक भी है और प्रिजर्वर भी है, यानी रक्षक भी है। अब नाशक इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पुरानी और सड़ी गली पत्तियां जो रहती है इन्हें हटा देता है। जब हवा बहुत तेज चलती है तो जो मरी हुई पत्तियां रहती हैं वो वहां से उड़ के चली जाती है, इस तरह से भाग जाते हैं जैसे कोई जादूगर से डर करके भूत भाग रहा हो। अब इन्हें रक्षक क्यों कहा जा रहा है, तो ये बीजों को क्या करते हैं, जमीन पर लेकर के आते हैं सुरक्षित रूप से। ये वहां सर्दियों में पड़े रहते हैं, एक लाश की तरह सोए रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि बसंत की ऋतु कब आएगी। और जब बसंत की ऋतु आती है तो ये बीज जो है ये धीरे धीरे पौधों में बदल जाते हैं और फिर फूल खिलने लगते हैं। यहाँ प्रकृति के माध्यम से कवि जो है बदलाव का और पुनर्जन्म का संदेश दे रहे हैं फ्रेंड, कि एक बदलाव होता है, जो चीजें मर जाती है वो हट जाती हैं,
और पुनर्जन्म होता है, नए बीज अंकुरित होते हैं। तो ये शक्तिशाली जो हवा है, ये वेस्ट विंड है, यहाँ इसके बारे में बात की जा रही है। आइए फ्रेंड हम सोनेट नंबर 2 को देखते हैं। ताउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड, sook from the tangled bog of heaven and ocean. Thou on whose stream mid the steep skies commotion. तुम जिसकी धारा पर ऊंचे आकाश की हलचल के बीच, देखिए स्टीप स्काई, ऊंचे आकाश की हलचल के बीच में, मिड यानी होता है बीच में, छितराए हुए बादल पृथ्वी की झड़ती हुई पत्तियों की तरह गिरने लगते हैं। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड, जो छितराए हुए बादल रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो झड़ती हुई पत्तियां रहती है उसी की तरह से गिरने लगते हैं। स्वर्ग और सागर की उलझी हुई शाखाओं से झटके जाकर, ना, सूक फ्रॉम द टैंगल्ड बॉक्स ऑफ हेवन एंड ओशियन, स्वर्ग और सागर की उलझी हुई शाखाओं से झटके जाकर, सूक यानी झटक जाना, है ना, गिर जाना। वर्षा और बिजली के देवदूत, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, है ना, वर्षा और बिजली, जो आसमानी बिजली कड़कती, लाइटनिंग का है उसको, वर्षा और बिजली के देवदूत एंजल्स वहां फैले हुए हैं तेरी हवामयी लहरों की नीली सतह पर। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ थाइन एरी सर्ज, वर्षा और बिजली के देवदूत वहां फैले हुए हैं, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, है ना, तेरी हवामयी लहरों की नीली सतह पर, किसी उग्र मैनेट के सिर के ऊपर उठते हुए चमकते बालों की तरह। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनेट, मैनेट के, किसी उग्र मैनेट के सिर के ऊपर से उठे हुए चमकते बालों की तरह। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिस हाइट, किसी उग्र मैनेट के सिर के ऊपर से उठते हुए चमकते बालों की तरह। क्षितिज की धुंधली सीमा, देखिए जेनिस हाइट, ऑफ द ओरिजिन टू द जेनिस हाइट, क्षितिज की धुंधली सीमा से लेकर के आकाश के चरम शिखर तक, देखिए द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन, है ना, इसका मतलब क्षितिज की धुंधली सीमा, टू द जेनिस हाइट, क्षितिज की धुंधली सीमा से लेकर आकाश के चरम तक। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म थाउ डर्ज, है ना, क्षितिज की धुंधली सीमा से लेकर आकाश के चरम तक आने वाले तूफान की जटाएं, देखिए लॉक्स, लॉक्स मतलब जटाएं। थाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre, vaulted with all thy congregated might. अब यहां कवि कह रहे हैं कि तुम इस मरते हुए वर्ष का शोक गीत हो। देखिए डर्ज मतलब होता है शोक गीत, डाइंग ईयर, देखिए मरता हुआ वर्ष, तुम एक मरते हुए वर्ष के एक शोक गीत की तरह हो, जिसके लिए एक ढलती रात एक विशाल कब्र का गुंबद बनेगी। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपुल्कर, सेपुल्कर मतलब होता है यहाँ पे देखिए कब्र, कब्र को सेपुल्कर कहा है। वॉल्टेड विद ऑल थाई कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर्स, जो तुम्हारी एकत्रित की हुई वाष्प की पूरी शक्ति से ढका होगा। देखिए वेपर से नहीं होता वाष्प, जो ढका होगा, वॉल्टेड जो ढका होगा तुम्हारी एकत्रित की हुई वाष्प की पूरी शक्ति से, माइट यानी होता शक्ति। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोस्फियर
ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल वर्स्ट ओ हियर। तो तुम्हारी एकत्रित की हुई वाष्प की पूरी शक्ति से ढका हुआ होगा और जिसके ठोस वातावरण से काली वर्षा, देखिए ब्लैक रेन एंड फायर और अग्नि और ओले फूट पड़ेंगे। ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट, तुम्हारी जो है वाष्प की पूरी शक्ति से जो ढका हुआ होगा पूरी तरह से, और जिसके ठोस वातावरण से ब्लैक रेन, अग्नि, है ना, फायर और ओले फूट पड़ेंगे। ओ हियर, ओ सुनो। तो फ्रेंड ये जो सोनेट नंबर 2 हमने पढ़ा, इसका भावार्थ क्या है, यानी कवि कहना क्या चाहता है। फ्रेंड पहले जो सोनेट था इसमें उन्होंने बताया था कि हवा का प्रभाव जो है वो जमीन पर था। अब ये दूसरा जो सोनेट है इसमें कवि जो है ये आकाश की बात कर रहे हैं और बादलों की तुलना वो झड़ती हुई पत्तियों से कर रहे हैं। यहाँ कवि जो है तूफानी बादलों को मैनेड, अब मैनेड को ये कौन है, ये यूनानी देवता जो है थे डायनोसिस, ये इनकी उग्र महिला अनुयायी थी मैनेड, और इसके बिखरे हुए बाल जो थे उसको उन्होंने यहाँ पे एक तरह से जो है उपमा के रूप में यूज किया है। और ये बाल जो बता रहे हैं ये आने वाले विनाश का संकेत दे रहा है। यहाँ जो डर्ज की बात की गई है फ्रेंड, यानी मरते हुए वर्ष का शोक गीत, ये यहाँ पे कवि जो कह रहे हैं पश्चिमी हवा जो है, वेस्ट विंड जो है, ये क्या है कि गुजरते हुए साल का एक डर्ज शोक गीत है। इसमें कवि क्या है, कल्पना कर रहा है कि रात का जो आकाश है वो एक विशाल कब्र है ना, सेपुल्कर की तरह, जिसका गुंबद जो है वह ये बादलों से बना हुआ है। फ्रेंड इस जो सोनेट में कवि जो है ये हवा जो है ये कह रहे हैं कि हवा केवल पत्तियां ही नहीं उड़ा के ले जा रही, बल्कि भारी बारिश, बिजली और ओलों के साथ ये क्या कर रही है, बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। आइए फ्रेंड अब इस कविता का सोनेट नंबर 3 देखते हैं। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम जिसने ग्रीष्म ऋतु को अपनी नींद से जगा दिया, Thou who didst waken from his summer dreams, तुम जिसने ग्रीष्म ऋतु को अपनी नींद से जगा दिया। नीले भूमध्य सागर को, देखिए ब्लू मेडिटेरेनियन सी वेयर ही ले, जहां पर वो लेटा था, एक नीला मेडिटेरेनियन महासागर जहां पर कि वो लेटी हुई थी, और अपनी स्फटिक जैसी लहरों की ललचाती हुई धाराओं के साथ, लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, जो अपनी स्फटिक के जैसी, क्रिस्टलाइन, देखिए स्फटिक के जैसी लहरों की ललचाती हुई धाराओं के साथ, beside a pumice isle in Bayes Bay, and saw in sleep old places and towers, quivering within the waves intenser day। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं फ्रेंड अपनी स्फटिक जैसी लहरों, क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, lulled by the coil of his crystalline streams, beside a pumice isle in Bayes Bay, अपनी स्फटिक जैसी लहरों की ललचाती हुई धाराओं के पास, बाह्य की खाड़ी के पास एक ज्वालामुखी के द्वीप पर, डिसाइड ऑफ प्यूमिस आइसले इन बाइयस बे, बाइले की खाड़ी के पास एक ज्वालामुखी के द्वीप पर, आइसले में फ्रेंड ये आइसलैंड को कह रहा है, यानी द्वीप। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, और नींद में मैं देख रहा था पुराने महलों और मीनारों को, है ना, प्लेसेस एंड टावर्स, जो समुद्र की अधिक तीव्र रोशनी के भीतर कांप रहे थे, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, जो समुद्र की अधिक तीव्र रोशनी के भीतर कांप रहे थे। ऑल ओवर ग्रोन विद एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, पैरों के ऊपर उठे समुद्री शैवालों और फूलों से ढके हुए,
ऑल ओवर ग्रोन विद एज्योर मॉस, देखिए मॉस ये शैवाल होता है मॉस, और फ्लावर्स फूल, लहरों के ऊपर उठे समुद्री शैवालों और फूलों से ढके। Thou for whose path the Atlantic's level powers cleave themselves into chasm, और तुम जिसके मार्ग के लिए अटलांटिक की जो शक्तिशाली शक्तियां हैं, देखिए पावर्स, क्लीव देमसेल्फ, इनमें दरारें पैदा हो जाती है, जबकि नीचे गहरे समुद्र में खिले हुए जंगल और कीचड़ युक्त जंगल। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the shapeless foliage of the ocean know thy voice। इन लाइनों में कवि कह रहा है फ्रेंड कि जबकि नीचे गहरे समुद्र के खिले हुए जंगल और कीचड़ युक्त जंगल, देखिए सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स विच वियर द सैपलेस फॉलिएज, जो पानी के भीतर बिना रस वाली पत्तियों वाले, फॉलिएज यानी होता पत्तियां, बिना रस वाली पत्तियों वाले, वो तेरी आवाज सुनते हैं, नो थाई वॉइस, और अचानक डर से पीले पड़ जाते हैं, एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और अचानक से उनका रंग जो है पीला पड़ जाता, एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स ओ हियर, और वो डर से कांपने लगते हैं और बिखर जाते हैं, ओ सुनो, ओ हियर। तो फ्रेंड इस सोनेट में कवि जो है जो कहना चाहता है वो ये है कि मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर की शांति जो है, यहाँ हवा जो है उसको वो क्या करती है कि ग्रीष्म ऋतु को नींद से जगा देती, जहां पर वो शांत लेटा हुआ था और डूबे हुए पुराने इतालवी महलों के सपनों को देख रहा था, इटली के महल जो रहते हैं उनके सपनों को देख रहा था। यहाँ कवि ने अटलांटिक सागर की शक्ति को दर्शाया। अब अटलांटिक सागर की लहरें इस हवा के लिए रास्ता देने के लिए फट जाती, और समुद्र के नीचे के डर को भी यहाँ कवि ने दिखाया है फ्रेंड। कवि कहता है कि न केवल ऊपर की लहरें बल्कि समुद्र की गहराई में मौजूद जो वनस्पतियां हैं वो भी क्या करती है, वेस्ट विंड, पश्चिमी हवा जो है इसकी आवाज सुनकर डर से कांपने लगती है और पत्तियां नीचे गिरा देती है। आइए फ्रेंड हम देखते हैं सेनेट नंबर 4। इफ आई वर अ डेड लीफ थाउ माइटेस्ट बियर, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद थी, a wave to pant beneath thy power and share। अब यहाँ पे कवि कल्पना कर रहा है कि यदि मैं एक डेड लीफ, एक मरी हुई पत्ती होता जिसे तू ढो सकती थी, थाउ माइटेस्ट बियर, जिसे तुम ढो सकती थी, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, यदि मैं एक तेज बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता था, एक लहर जो तुम्हारी शक्तियों के नीचे हाँफती, अ वेव टू पैंट बीनीथ थाई पावर, देखिए पैंट यानी होता हाँफना, एक लहर जो तुम्हारी शक्ति के नीचे हाँफने लगती, एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ थाई स्ट्रेंथ, और साझा करती तुम्हारी शक्ति के आवेग को, ओनली लेस फ्री देन थाउ, और वो केवल तुमसे थोड़ा सा स्वतंत्र होकर, ओ अनकंट्रोलेबल इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, और वो साझा करती तुम्हारी शक्ति के आवेग को, बस तुमसे थोड़ा सा स्वतंत्र होकर, ओ अनकंट्रोलेबल यानी अदम्य, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अदम्य, यदि मैं वैसा ही होता जैसा कि मैं बचपन में था, इफ आई वर एज इन माई बॉयहुड, यदि मैं वैसे ही होता जैसा कि मैं बचपन में था, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ थाई वांडरिंग्स ओवर हेवन एज देन, और तुम्हारे आकाश भ्रमण का मैं साथी बन सकता, when to outstrip thy skies speed
Scars seemed a vision I would ne'er have striven। और मैं तुम्हारे आकाश के ब्रह्मांड का साथी बन सकता जब मैं तुम्हारी स्वर्गीय गति, जब मैं तुम्हारे आसमान की या स्वर्ग की जैसी गति, स्काईज वेव, स्काईज स्पीड, और मैं तुम्हारे जो है स्वर्गीय गति से भी आगे निकल जाना कोई सपना नहीं लगता। एज दस विच थी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। और मैं तुमसे इस तरह से प्रार्थना न करता अपनी घोर आवश्यकताओं में। ओ दस विथ थी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव। और मैं तुमसे इस तरह की प्रार्थना न करता अपनी घोर आवश्यकता में कि ओ मुझे उठा लो, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, एक लहर की तरह, अ लीफ, एक पत्ती की तरह, अ क्लाउड, एक बादल की तरह। I fall upon the thorns of life I bleed, a heavy weight of hours has chained and bored, one too like thee, tameless and swift and proved। और मैं तुमसे इस तरह की प्रार्थना न करता अपनी घोर आवश्यकताओं में भी, इन माई सोर नीड, अपनी घोर आवश्यकताओं में, कि ओ मुझे उठा लो, एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह, एक बादल की तरह, और मैं जीवन के कांटों पर गिर पड़ा हूं और मेरा खून बह रहा है। आई फॉल अपॉन दी थॉर्न्स ऑफ लाइफ। देखिए थॉर्न यानी होता है कांटे। मैं जीवन के कांटों में के ऊपर गिर पड़ा हूं और मेरा खून बह रहा। आई ब्लीड। समय के भारी बोझ ने मुझे जकड़ लिया है। A heavy weight of hours has chained and bored। समय के भारी बोझ ने मुझे जकड़ लिया है और मुझे नीचे झुका दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल तेरे जैसा था, वन टू लाइक थी, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, टाइमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड, जो तामसी था, तीव्र था और गौरवान्वित था। यहाँ पे कवि जो है फ्रेंड एक लाचारी को का प्रदर्शन कर रहा है। अब ये पश्चिमी हवा जो है, वेस्ट विंड जो है, इससे प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहे हैं कि वो दुखी हैं क्योंकि वे अब बचपन के जैसे स्वतंत्र नहीं रहे। जैसे बचपन में थे, स्वच्छंद घूमते थे, उस तरह से नहीं रहे। इसमें जो एक जो लाइन आई है फ्रेंड, आई फॉल अपॉन थी थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। इसका अर्थ है कि मैं जीवन के कांटों पर गिर पड़ा हूं और मेरा खून बह रहा है। ये एक बहुत ज्यादा फेमस पंक्ति है। ये इस कविता की सबसे दिल छू लेने वाली पंक्ति है फ्रेंड, जो कवि के जो है मानसिक और जीवन के संघर्षों को दर्शा रहा। जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में जो कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, उनको यहाँ पर जो है पीवी शैले ने व्यक्त किया कि मैं जीवन के उन कांटों पर गिर पड़ा हूं और मेरा जो खून बह रहा, यानी जीवन की कठिनाइयों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और मैं खून से लथपथ हो गया हूं। यहाँ कवि को लगता है कि जो उसका स्वभाव है वो भी उस हवा की तरह ही तेज था। एक जमाने में वो गर्व से भरा हुआ था, लेकिन दुनिया की जो मुश्किलें हैं, समय का जो बोझ है, उसने उसे थका दिया। उसे एक तरह से जैसे चेन में बांध दिया गया, जंजीरों से जकड़ दिया गया। तो अपनी लाचारी को भी यहाँ पे वो व्यक्त कर रहा है। आइए फ्रेंड अब इस कविता का जो आखिरी और पांचवा सोनेट है इसे देखते हैं। मेक मी थी लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, the tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone। फ्रेंड्स इन कविता में ये जो वर्ड आया लायर ना, लायर का जो अर्थ है, ये वीणा एक यंत्र होता है, एक वाद्य यंत्र होता है बजाने का, उसे लायर कहा गया। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम मुझे अपनी वीणा बना लो, लायर बना लो। मेक मी थाई लायर,
मुझे तुम अपनी वीणा बना लो। और जैसे वह जंगल है, इवन एज द फॉरेस्ट है, जैसे कि वो जंगल है। वाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हुआ यदि मेरी पत्तियां भी उसी तरह से गिर रही हैं जैसे जंगल की पत्तियां गिरती हैं। द ट्यूमल्ट ऑफ थाई माइटी हार्मनीज, तुम्हारे महान रागों का शोर। देखिए माइटी हार्मनीज, तुम्हारे महान शक्तिशाली रागों का जो शोर है। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन, हम दोनों में से गहरा एक ऑटोमनल, एक शरद ऋतु की टोन यानी स्वर निकलेगा। स्वीट दाउ इन सैडनेस, जो मीठा होगा हालांकि वो दुख से भरा होगा। बी दाउ स्पिरिट फियर्स, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेटुअस वन। स्वीट दाउ इन सैडनेस बी दाउ स्पिरिट फियर्स, जो मीठा होगा हालांकि वो दुख से भरा होगा। तुम मेरी आत्मा बन जाओ, बी दाउ स्पिरिट फियर्स, ओ भयंकर आत्मा। तुम मेरी आत्मा बन जाओ, ओ भयंकर आत्मा। तुम मैं ही बन जाओ, बी थाउ मी, तुम मैं बन जाओ यानी मेरे जैसा बन जाओ। इम्पेटुअस वन का मतलब है आवेग से भरा, वो आवेग से भरे हुए। ड्राइव माई हेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स। अब मेरे मृत विचारों को देखिए, ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे मृत विचारों को ब्रह्मांड में बिखेर दो। जैसे मुरझाई हुई पत्तियों को नया जन्म देने के लिए उड़ाया जाता है, लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे मुरझाई हुई पत्तियों को उड़ा दिया जाता है ताकि नया जन्म हो सके। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स, और जैसे कि ये कविता का मंत्र है, देखिए वर्ड्स कविता को कह रहा है और इनकेंटेशन इसका मतलब मंत्र, मंत्रोच्चार होता है, सो इनकेंटेशन कहते हैं। और इस कविता के मंत्र के द्वारा इस तरह से बिखेर दो जैसे किसी बुझती हुई अंगीठी से राख और चिंगारियां उड़ती हैं। स्कैटर, देखिए स्कैटर यानी होता है बिखेर देना। इस तरह से बिखेर दो एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्ट, देखिए हार्ट यानी होता है अंगीठी, जैसे कि कोई बुझती हुई अंगीठी से राख और चिंगारियां, देखिए एसेज एंड स्पार्क्स, इनको उड़ा देता है। माई वर्ड्स एमोंग मैनकाइंड, मेरे शब्दों को तुम उड़ा दो उसी तरह से और मानव जाति के बीच फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, मेरे होठों के माध्यम से इस सोती हुई धरती के लिए। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यहां कवि कह रहा है फ्रेंड कि मेरी मुरझाई हुई पत्तियों को जैसे जन्म देने के लिए उड़ा दिया जाता है, ऐसी कविता के जो इनकेंटेशन है, इस कविता वर्ड्स, इस वर्ड्स कविता है ना, इस कविता के मंत्रों के माध्यम से मुझे उसी तरह से बिखेर दो जैसे कि कोई बुझती हुई अंगीठी से उसकी राख और चिंगारियों को उड़ा देता है। और मेरे शब्दों को तुम इसी तरह से फैला दो मानवता के बीच, और मेरे होठों के माध्यम से सोती हुई धरती के लिए भविष्यवाणी का बिगुल बन जाओ। देखिए अनअवेकन्ड अर्थ, सोती हुई धरती, ट्रम्पेट यानी होता बिगुल कह रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोफेसी भविष्यवाणी, तो तुम मेरे होठों के माध्यम से सोती हुई धरती के लिए भविष्यवाणी का बिगुल बन जाओ। ओ विंड, हे हवा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि शीत ऋतु आती है तो क्या बसंत पीछे रह जाता है, यानी शीत ऋतु आई है तो एक ना एक दिन बसंत ऋतु भी आएगी। इस कविता का जो ये आखिरी सोनेट है फ्रेंड, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एक वाद्य यंत्र वीणा की तरह इस्तेमाल करे वो हवा, ताकि उनकी जो ये बात है, जो ये शब्द है, जो वो कहना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया में गूंज सके, मानवता के बीच में फैल सके।
यहाँ कवि जो है परिवर्तन का संदेश भी देना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके जो पुराने और बेकार विचार है वो एक मुरझाई हुई पत्तियों की तरह जो उड़ा दिए जाते हैं, और जैसे पुरानी पत्तियां हट जाती हैं और उनकी जगह नई पत्ती आ जाती है, इसी तरह से पुराने और बेकार विचार जो है इनको हे हवा तुम यहाँ से उड़ा करके ले जाओ, ताकि नए और क्रांतिकारी विचारों का जन्म हो सके। इस कविता की आखिरी जो सोनेट है फ्रेंड, इसमें जो ये पंक्ति आई है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। इसमें कवि ने ये कहा है कि अगर बुरा वक्त आया है तो ऐसा नहीं है कि कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शरद ऋतु आ गई है और बसंत पीछे छूट जाएगा, यानी बसंत नहीं आएगा। अगर विंटर आया है तो स्प्रिंग भी आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। आइए फ्रेंड, इस कविता के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। तो इसकी थीम्स के बारे में देखें। जैसा हमने शुरुआत में देखा था कि ये परिवर्तन और पुनर्जन्म इसकी थीम है, चेंज एंड रीजनरेशन, रीबर्थ। पीबी शैली जो है ये पश्चिमी हवा को केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बता रहे हैं। जैसी पुरानी पत्तियां जो रहती हैं इन्हें हवा उड़ा कर ले जाती है, लेकिन बीजों को सुरक्षित रखती है। पुरानी पत्तियां हट जाती हैं ताकि नई पत्तियां आ सके, और बीजों को सुरक्षित वो इसलिए रख लेती ताकि उन बीजों से नए पौधों का जन्म हो सके, यानी कि नए विचारों का जन्म हो सके। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, विनाशक और रक्षक, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये कविता के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जरूर पूछते हैं, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। तो हवा जो एक डिस्ट्रॉयर, विनाशक भी है क्योंकि पतझड़ लाती है, पर एक रक्षक भी है, प्रिजर्वर भी है, क्योंकि वह जीवन के जो बीज है उन्हें अगली बसंत तक संभाल कर भी रखती है। यानी पुरानी चीजें हट जाती हैं और उनकी जगह नए चीजों का जन्म होता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, वॉइस ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांति का स्वर। तो पीबी शैली एक जो है क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी कवि थे। ये कविता उनके राजनीतिक संदेश को भी दर्शाती है। ये अपने विचार रखते हैं कि राख और चिंगारियों की तरह उनकी जो आवाज है, उनके जो विचार है पूरी दुनिया में, मानवता में फैल जाए, ताकि दुनिया की जो लोग हैं, मानवता को के जो अच्छाई के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये जाग सके और नया और अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस कविता के अंत में आप देखेंगे तो ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद को दिखलाया गया। कविता की शुरुआत ऐसी लगता है कि जिसमें पेसिमिज्म दिखा रहे हैं, निराशावाद दिखा रहे हैं, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा एक प्रचंड आशा को दिखाते हैं। इनकी जो पंक्ति है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि विंटर आ गया है तो क्या स्प्रिंग पीछे छूट जाएगा, यानी कि सर्दियां यदि आ गई हैं तो क्या फिर बसंत नहीं आएगा। यानी अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला निश्चित है। यदि आपका बुरा समय आया है तो निश्चित रूप से कभी ना कभी अच्छा समय जरूर आएगा। तो ये ऑप्टिमिज्म के लिए कही गई ऐसी पंक्तियां हैं जो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में इनको कोट किया जाता है फ्रेंड। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारी ये आज की कविता यहाँ पे समाप्त होती है। इससे जुड़ी हुई कई अच्छी चीजों को भी हमने देखा, इसकी थीम को देखा। ऑड टू द वेस्ट विंड, ये पीबी शैली की जीवन की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक है। इसको हमने एक एक लाइन और एक एक शब्द को समझने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।